नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो पाठशाला के सभी दर्शकों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत सारे दर्शकों ने प्रश्न भेजा है कि आचार्य जी किस प्रकार से जन्म पत्रिका में धन भाव को देखा जाता है और आखिर हम ऐसा क्या करें, क्या रेमेडी करें कि हम अपनी जन्म पत्रिका के अनुसार हम अपने आप उपाय कर पाएँ। मित्रों, मैं आज आपको बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा कि हमारी जन्म पत्रिका का जो दूसरा भाव है वो आखिर क्या दिखाता है। दूसरी बात कि उसका उपाय यदि आप करना चाहो अपने घर की सामग्री से या घर में रह कर के ही और बिना किसी ज्योतिषाचार्य से सलाह लिए, तो ऐसा कौन सा उपाय है जिसे हम कर सकते हैं, या ऐसा कौन सा उपाय हम जिंदगी भर करें जिसको करते रहने से हमारे जीवन में धन संबंधी समस्याएं ना आए। मित्रों, मैं यहाँ पर आपको बहुत स्पष्ट तरीके से समझाना चाहूँगा कि लाल किताब आपकी लाइफ की ट्रांसफॉर्मेशंस में यकीन रखती है। यानी कि सीधी लैंग्वेज में मैं कहूँ तो वो चाहती है कि ज़िंदगी में जो बुरा है उसे आप त्याग दें और जो ज़िंदगी में अच्छा है उसे आप अपना लें। लाल किताब ज्योतिष की भाषा, लाल किताब ज्योतिष की व्याकरण अपने आप में ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। अगर हम बात करें जन्म कुंडली के दूसरे भाव की, जिससे हम देखते हैं धन के बारे में और साथ में देखते हैं वाणी के बारे में, ये दो चीज़ें यानी कि हमारी शब्दावली, हमारी बातचीत कैसी होनी चाहिए, किस प्रकार की होनी चाहिए और साथ में हमारा धन किस प्रकार से जीवन में हमें गति प्रदान करता है, ये दो बातें आपस में जुड़ी हुई हैं। बेशक देखने में ये दोनों बातें डिफरेंट नज़र आती हैं। मित्रों, जो लोग ज्योतिष के जानकार हैं और जो वैदिक ज्योतिष पढ़ते हैं, उनके दिमाग में ये प्रश्न हमेशा उठता है कि लाल किताब तो नहीं कहती मारक ग्रह के बारे में, मारक भाव के बारे में। वहाँ तो कुंडली का सेकंड भाव मारक भाव कहलाता है और सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है वो मार्केश कहलाता है। उनके साथ ये सबसे बड़ी समस्या है कि ये मार्केश हो कर के ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि अक्सर हम सुनते हैं मार्केश ग्रह की दशा चल रही है तो जीवन में अच्छा नहीं होगा, हेल्थ संबंधी परेशानियां आएंगी, बने बनाए काम बिगड़ जाएंगे, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक परेशानियां आएंगी। ये कन्फ्यूजन उनके दिमाग में बना रहता है और बने भी क्यों ना, बात भी ठीक है। जब आप शुरुआती दौर में ज्योतिष सीख रहे हैं, इस तरह के असमंजस की स्थिति से होकर के गुजरना ये एक मामूली बात है। हर विद्यार्थी को ऐसे प्रश्नों से जूझना ही पड़ता है। परंतु लाल किताब इस विषय में मारक और मार्केश के बारे में नहीं बात करती है, पर लाल किताब की एक खूबसूरती है, वो आपको समझा देती है यदि जीवन के अंदर आपको धन चाहिए तो क्या करना चाहिए। लाल किताब के अनुसार जो हमारी जन्म पत्रिका का दूसरा भाव है वो शुक्र ग्रह की जमीन है। आप ऐसे समझें कि जैसे हम कोई मकान बनाते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमें ज़मीन चाहिए, यानी कि एक प्लॉट चाहिए, उसके ऊपर मकान का निर्माण होता है। उसी प्रकार से शुक्र ग्रह सेकंड हाउस में ये उसकी ज़मीन है और उस पर जो बिल्डिंग बनाने का काम करता है वो कार्य है बृहस्पति के हाथ में। यानी ज़मीन शुक्र की, मकान बृहस्पति का, ये दो ग्रह है जो मिलकर के डिसाइड करते हैं
जीवन में आपको धन संबंधी समस्याएं आएंगी या नहीं आएंगी। क्या तुम्हें जीवन में फाइनेंशियल क्राइसिस झेलना पड़ेगा या नहीं झेलना पड़ेगा। कितना आसान है ज्योतिष। सिर्फ 2 ग्रह, गुरु और शुक्र, सिर्फ आप इन 2 ग्रहों को ध्यान में रखें। पर यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि सेकंड भाव हमें कौन से धन के बारे में बताता है। मित्रों, ये सेकंड हाउस वो भाव है जो इंसान को याद दिलाता है पूर्व जन्म में आप जो धन कमाने में आप कैसे थे। आप उस कला में निपुण थे या आपको वो कला पिछले जन्म में भी नहीं पता थी। यानी आप पिछले जन्म में भी धन कमाने में बहुत ज़्यादा सक्षम थे या नहीं थे। मात्र ये बात सेकंड हाउस पता चलता है। जिन लोगों का सेकंड हाउस अच्छा होता है, ये समझो कि पूर्व जन्म से ही वो सीख सिखा करके आए हैं कि इस संसार में हमें धन कैसे कमाना चाहिए, कैसे नहीं कमाना चाहिए। आप साधारण भाषा में इसे ऐसे समझें कि अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में दूसरे भाव में कोई भी पाप ग्रह बैठा है, पाप ग्रह यानी कि मानो राहु बैठा है या शनि बैठा है या मंगल बैठा है या केतु बैठा है, इनमें से कोई भी ग्रह बैठा हुआ है, ये अवरोध है धन कमाने में। ये आपको बताते हैं कि अगर आपको धन कमाना है तो इस जन्म में दोबारा आपको सीखना पड़ेगा और बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। फाइनेंस को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे मैनेज करना है, पैसा कैसे आएगा, कैसे नहीं आएगा, पैसे को इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, उसके लिए आपको प्रॉपर कहीं से या तो ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी या किसी दूसरे से देख करके सीखना पड़ेगा। ऐसे लोग अक्सर धन संबंधी मामलों में गलतियां खा जाते हैं, या तो इन्वेस्टमेंट में गलतियां खा जाते हैं या कई बार मैनेज ही नहीं कर पाते, ढंग से अपने ही धन को संभाल के भी नहीं रख पाते। ये उनके साथ चैलेंज होता है और कई बार तो ये इतने असमंजस में रहते हैं कि ये यही डिसाइड नहीं कर पाते कि मैं धन कमाऊं तो कैसे कमाऊं। इनके दिमाग में यहाँ तक असमंजस रहता है कि मैं नौकरी करूं या मैं व्यापार करूं। हाँ मित्रों, मैं इस पर भी वीडियो बनाऊंगा। बहुत सारे प्रश्न इस बात पर भी आ रहे हैं कि आचार्य जी कैसे देखें कि हम अपने जीवन में नौकरी करें या व्यापार करें। अगर आप भी चाहते हैं कि इसके ऊपर भी वीडियो बनाया जाए अच्छे तरीके से, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हम बहुत शीघ्र ही इसके ऊपर भी वीडियो लेकर के आएंगे। तो हम बात कर रहे थे कि यदि पाप ग्रह हैं तो ये बाधा देते हैं और आपको आवश्यक है किसी एक्सपर्ट से धन संबंधी मामलों की जानकारी जुटाने में। और अगर नहीं कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक करने जा रहे हैं। आप तुरंत किसी एक्सपर्ट से एडवाइस लें। बिना सलाह के आप फाइनेंस संबंधी कोई भी डिसीजंस ना लें। ये बात तो है जब कुंडली में सेकंड हाउस में अशुभ ग्रह बैठा हुआ है। यदि शुभ ग्रह बैठे हैं जैसे चंद्रमा तो सेकंड हाउस में उच्च का माना जाता है लाल किताब के अनुसार। जैसे चंद्रमा, शुक्र ग्रह, स्वयं गुरु ग्रह, बुध ग्रह, ये सब शुभ ग्रह माने जाते हैं। अगर ये सेकंड हाउस में बैठते हैं तो इस बात को दिखाते हैं आपको कि आपके पास पूर्व जन्म में भी धन प्रचुर मात्रा में था। इस जन्म में आपके लिए धन कमाना कोई मुश्किल कार्य नहीं होगा। बहुत थोड़े से प्रयास करने पर भी आप धन कमाने में काफ़ी एक्सपर्ट हो सकते हो और बहुत अच्छा मनी कमा सकते हो। पर ये बातें तो बाद की हैं। सबसे पहले आपको ये देखना है कि जन्म पत्रिका में गुरु ग्रह के हालात कैसे हैं और साथ में शुक्र ग्रह के हालात कैसे हैं। हालात यानी कि वो ताकत में कितना ताकतवर है ये ग्रह। गुरु ग्रह की ताकत का पता जरूर लगाएं
और फिर इस निर्णय पर पहुंच जाएं कि ये सेकंड हाउस आपको क्या देगा। अगर आपकी कुंडली में गुरु ग्रह ताकतवर है तो समझो परमेश्वर का आशीर्वाद आपके ऊपर है धन कमाने के मामले में। जब भी जिस भी उम्र में आप धन कमाना शुरू कर दोगे उसी समय से आप स्टेप बाय स्टेप बढ़ते चले जाओगे। आपको ज़िंदगी में बाधाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। और कमाल की बात तो आपको अच्छे से अच्छे एक्सपर्ट लोग ज़िंदगी में मिलेंगे जो स्वयं आकर के आपको बताएंगे कि धन कैसे कमाना चाहिए, ज़िंदगी में राइज कैसे करना चाहिए, ज़िंदगी में सफलता हासिल कैसे की जाती है। ये बात आपको स्वयं अच्छे से अच्छे लोग आकर के बताएंगे। या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि जीवन में अच्छे गुरुओं का आशीर्वाद आपको मिलेगा। अच्छे गुरु का मतलब कौन? गुरु का मतलब ज्ञानी, गुरु का मतलब ब्राह्मण, गुरु का मतलब एक्सपर्ट, गुरु का मतलब साक्षात परमात्मा का आशीर्वाद। और जिसके पास परमात्मा का आशीर्वाद हो वो अपने जीवन में धन को हमेशा मल्टीप्लाई करता ही रहता है। अब बात आती है शुक्र ग्रह के ऊपर। शुक्र ग्रह यहाँ पर क्या योगदान देता है? देखिए मित्रों, गुरु ग्रह का काम है धन देना और धन को मल्टीप्लाई करना, परंतु शुक्र ग्रह का काम है जो आया हुआ धन है उसका उपयोग करना, उसका भोग करना, और वो भोग गलत दिशा में नहीं हो, ये निहायत आवश्यक है। यदि जन्म पत्रिका में शुक्र के हालात खराब हो जाएं तो व्यक्ति अपने धन का भोग नहीं कर पाता, अपितु या तो उसके परिवारजन के लोग या उसके रिश्तेदार या वो पैसा ऐसे ही चला जाएगा, उसका उपयोग वो ढंग से नहीं कर पाता। परंतु शुक्र ग्रह के हालात अगर अच्छे होंगे तो धन तो कमाएगा ही कमाएगा और अपने धन का उपयोग अच्छी तरीके से करेगा। जब भी गुरु और शुक्र के हालात कुंडली में अच्छे होते हैं तो ऐसा मानिए वो व्यक्ति जहाँ पर अपने जीवन को ऐश्वर्यपूर्वक जीता है वहीं पर दूसरे पॉइंट पर वो अपने धन का उपयोग दान में, पाठ पूजा में, तीर्थ यात्रा में, लोगों की भलाई के कार्यों में, लोगों को स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं देने के मामले में, सराय खुलवाने के नाम पर या बहुत सारे दान कार्य, सामाजिक कार्य वो अपने जीवन में करवाता ही करवाता है, यानी कि अच्छा उपयोग करता है। तो यहाँ पर दो स्थिति बनी है, या तो व्यक्ति के गुरु और शुक्र कुंडली में दोनों ही बहुत अच्छे होंगे तो उसका जीवन सुखद रहेगा, ऐश्वर्यपूर्ण रहेगा, यश मान सम्मान समाज के अंदर वो एक अच्छे स्थान को प्राप्त कर लेगा। यदि गुरु अच्छा है, शुक्र अच्छा नहीं है तो धन तो आएगा पर वो खुद उसका उपयोग नहीं कर पाएगा, विशेष रूप से उसका उपयोग कोई और ही करेगा। और ना गुरु अच्छा है ना शुक्र अच्छा है तो समझो धन आने वाला ही नहीं है। धन आने में इतनी कठिनाइयाँ होगी कि जीवन के अंदर कि बस वो अपने 3 वक्त का खाना खा ले और अपना परिवार का पेट पाल ले, वो ही बहुत माना जाएगा। अब फिर प्रश्न उठता है कि आचार्य जी क्या करें? अब जो पूर्व जन्म में किया सो किया, अब इस जन्म में क्या करें और कैसे करें? तो मित्रों मैं यहाँ पर कुछ उपाय बताता हूँ। गुरु ग्रह जो है ज्ञान का सबसे बड़ा ग्रह है और शुक्र ग्रह मिठास का सबसे बड़ा ग्रह है। मिठास यानी कि मीठे बोलने की कला, गुरु यानी कि ज्ञान, गुरु यानी ईश्वर का आशीर्वाद। जब भी बोलें, क्योंकि आपके बोलने से और आपके भोजन से 2 चीज़ें याद रखना, आपकी ज़बान और आप जो भोजन खाते हो ये 2 चीज़ें डिसाइड कर देती हैं कि आपके पास जीवन में धन कैसा होगा। गुरु शुद्ध सात्विक खाने की बात को करता है और शुक्र खाने की क्वालिटी की बात करता है। जब भी भोजन करें
ताज़ा भोजन करें, शुद्ध एवं सात्विक भोजन करें। अब प्रश्न उठता है कि शुद्ध और सात्विक का अर्थ समझ में नहीं आया आचार्य जी, तो मैं यहाँ पर समझा दूँ। शुद्ध और सात्विक का यहाँ पर तात्पर्य है अपने इलाके के अनुसार जो भी आपको उत्तम कोटि का भोजन प्राप्त होता है, जो अच्छी क्वालिटी का भोजन प्राप्त होता है और ताज़ा भोजन, वही उत्तम माना जाएगा। ऐसे में आप भोजन को किस तरीके से कर रहे हैं वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, यानी कि किस समय पर करते हैं। यदि आप भोजन ज़्यादा मात्रा में करेंगे तो ये चीज़ भी अच्छी नहीं है। भोजन सिर्फ उतना करें कि जिससे आपके शरीर को पोषण प्राप्त हो जाए। अगर आप भोजन असमय करते हो या भोजन बहुत ही कम मात्रा में करते हो, ये दोनों ही स्थितियां धन के लिए बहुत उत्तम नहीं मानी जाती हैं। ये ध्यान रखिएगा, जैसा खाए अन्न वैसा हो मन, ये तो आपने सुना है। पर मन जो है चंद्रमा है, और चंद्रमा सेकंड हाउस में आकर के उच्च अवस्था को प्राप्त कर लेता है लाल किताब के अनुसार। इसलिए ये केवल मन का विषय नहीं है, ये धन का विषय भी है। इसलिए अपने भोजन पर बहुत ध्यान दीजिए। दूसरा है, जब भी आप किसी से बातचीत करते हैं, आप कम्युनिकेशंस करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं किसी दूसरे से, ज्ञानवर्धक बातें ही करें। गाली गलौज का उपयोग ना करें, किसी को कड़वा ना बोलें, क्योंकि आप जितना अच्छा बोलेंगे उतना ज़्यादा ही आपके संबंध बढ़ेंगे लोगों के साथ। लोग आपके साथ बैठना पसंद करेंगे, और जब लोग आपके साथ एसोसिएट होना पसंद करने लगते हैं तो ज़िंदगी में ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। बहुत सारे लोगों के साथ तो समस्या यही है कि वो बोलते जब हैं तो इतना कड़वा बोल जाते हैं या इतना एक्शन का रिएक्शन शो कर जाते हैं जिसकी की आवश्यकता ही नहीं। अगर किसी व्यक्ति को बड़ा व्यापारी बनना है, बड़ा आदमी बनना है, तो अपनी वाणी पर, अपने शब्दों पर उसे बहुत कंट्रोल करना होगा, अन्यथा उसका आया हुआ धन भी चला जाएगा। एक चीज़ ध्यान रखिए, कुछ लोग पूर्व जन्म से ऐसा आशीर्वाद लिखवा करके लाते हैं कि वो गलत भाषा का उपयोग भी करते हैं तो भी उनके पास धन आता रहता है। आप में से आपने बहुत सारे केसेस में ये सब चीज़ें देखी होंगी, पर मित्रों ये उनका पूर्व जन्म का कमाया हुआ धन है। जब तक वो बैलेंस उनका बाकी है उनको धन मिलता रहेगा। खास करके वो लोग इन दो बातों का ध्यान रखें, जिनकी जन्म पत्रिका में सेकंड हाउस में मंगल, केतु, शनि, राहु जैसे पापक ग्रह हैं, उनको बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपकी ज़बान और आपके द्वारा किया गया भोजन आपको जीवन में बहुत ऊंचाइयों पर भी ले जा सकता है, और यही भोजन और ज़बान आपको पिटवा भी सकती है, आपको मरवा भी सकती है। शायद इसीलिए वैदिक ज्योतिष में सेकंड हाउस को मारक भाव भी कहा गया है, यानी कि दूसरे भाव का अगर हमने सही तरीके से उपयोग नहीं किया तो ना जीवन में धन आने वाला है और ना जीवन में तरक्की उन्नति आने वाली है। लाल किताब इसको इस तरीके से डिफाइन करती है। जब भी हम लाल किताब में धन का सूत्र खोजते हैं तो वहाँ से इस सूत्र को ऐसे समझाया गया है कि नवम भाव से धन रूपी बादल, यानी कि धन का बादल, जो कि नवम भाव यानी कि भाग्य भाव, ये बादल नवम भाव से उठता है, 10वें भाव से पानी लेता है और जा कर के सेकंड हाउस यानी कि कुंडली के दूसरे भाव में कहा जाता है कि एक पहाड़ बना हुआ है और उस पहाड़ से जा कर के टकराता है। अगर ये पहाड़ ऊंचा नहीं होगा तो जो बादल पानी लेकर के आ रहा है, नवम और दसम का जो बादल पानी लेकर के आ रहा है, उसको ये दूसरे भाव का पहाड़ रोक नहीं पाएगा। अगर पहाड़ शक्तिशाली होगा, ऊंचा होगा, तो इसको रोकने में सक्षम होगा, और जब पहाड़ उन बादलों को रोकेगा, बादल जब पहाड़ से टकराएंगे
तो वो पानी जो बरसेगा वो कुंडली के चौथे भाव में जाएगा। चौथा भाव यानी कि सुख भाव, कंफर्ट जोन, हमारा लग्जरी का भाव। जीवन में जब धन आता है या धन की जब वृद्धि होती है, हर इंसान सबसे पहले एक ही काम करता है कि वो अपने लग्जरी पर, अपने कंफर्ट्स पर, अपने आराम पर खर्चा करता है, अपने कपड़ों पर, अपने सुख सुविधाओं पर, अपने वाहन पर, अपने मकान पर खर्चा करता है। अर्थात कुंडली का सेकंड हाउस जितना अच्छा होगा उतने ही ज़्यादा चांस हैं कि आपकी कुंडली के जो चौथे भाव से मिलने वाला लग्जरी का और कंफर्ट्स का जो सुख है उतना ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो मित्रों, ये जो सेकंड हाउस है ना, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हाउस है। इसको जितनी आसानी से आप समझोगे उतना ही बेटर आप जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो ऐसे में और क्या उपाय हो सकता है? गुरु का उपाय करें, शुक्र का उपाय करें, परंतु उपाय करने से पूर्व दोनों ग्रहों की शक्ति को भली भांति जांच लें। अभी आप लर्नर हैं, अभी आपने शुरू किया है केवल ज्योतिष सीखना, तो अच्छे आचार्य से, अच्छे लाल किताब एक्सपर्ट से पहले सलाह ले लें कि उन्हें क्या उपाय करना चाहिए, क्योंकि लाल किताब में कुछ नियम भी बने हुए हैं दान से संबंधित, जल प्रवाह से संबंधित, या कुछ वस्तुओं को जमीन में दबाने से रिलेटेड। जो भी जिस भी तरह से उपाय किया जाए उसके पीछे कुछ नियम और सिद्धांत हैं। अगर उनको बिना समझे करेंगे तो गलती होने का चांस है। परंतु अपने भोजन और वाणी, इन दो चीज़ों पर तो हर व्यक्ति संयम कम से कम रख ही सकता है। ये एक नेचुरल रेमेडी है कुंडली के सेकंड हाउस की। अदरवाइज तो आप स्वतंत्र हैं, किसी लाल किताब एक्सपर्ट की सलाह से आप गुरु के और शुक्र के उपाय जिंदगी भर करते रहें। मेरा यकीन मानिए, आपको धन से संबंधित क्राइसिस जीवन में ही नहीं आएगा। धन्यवाद मित्रों।